हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें कुछ थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। मतलब इसमें एक पक्ष और दूसरे पक्ष का आपस में किसी एक पर्टिकुलर तथ्य को लेकर के विवाद है। उसी दृष्टिकोण से हम इस पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं तेलंगाना मुक्ति दिवस बनाम तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस। तो दो चीजें तो आपको यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखी गई कि एक तो मुक्ति दिवस एक टर्म है, दूसरा है तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस। दोनों दिवस वाले टर्म है। ये चर्चा आज जो मैं कर रहा हूं ये इसी माह की 17 तारीख से संबंधित है, क्योंकि 17 सितंबर सन 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय कर दिया गया था। तो वो जो विलय है, उस विलय को कुछ लोग मुक्ति दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, तो कुछ वहीं पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। इसी चीज को लेकर के विवाद है। अब ये मुक्ति है या फिर ये राष्ट्रीय एकता है, ये सब चीजें, इन सब चीजों के संदर्भ हम आगे जब पढ़ रहे होंगे इस सेशन में तो हम जानने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक को न सिर्फ आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बल्कि हैदराबाद रियासत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात वो जो एक सेक्शन है इतिहास में जो आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उससे भी जोड़ करके देख सकते हैं। इस आधार पर इसको आप जीएस पेपर 1 से निश्चित तौर से जोड़ करके देख सकते हैं। शायद आप सब लोग इस तस्वीर को ठीक तरीके से पहचान रहे होंगे। ये तस्वीर है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर जी की, और आप सब लोग इनको अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, है ना, के चंद्रशेखर राव। तो केसीआर जनरली इनको कहा जाता है, के चंद्रशेखर राव। इन्होंने घोषणा करी है कि हम 17 तारीख को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो फिर मुक्ति दिवस का क्या है सीन, उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी चर्चा रहेगी। हुआ यूं है कि इन्हीं की पार्टी के, इनकी पार्टी है BRS, है ना। इनकी जो पार्टी है देख सकते हैं यहां पर लिखा है BRS, भारत राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति। पहले इसी का नाम TRS हुआ करता था, TRS हुआ करता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, परंतु 2022 में इसका नाम जो है वो चेंज हो गया और ये भारत राष्ट्र समिति हो गई। और यही इस समय तेलंगाना में रूलिंग पार्टी है। तो उसी के एक मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं और BRS के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है KT रामाराव। तो KT रामाराव ने अपनी पार्टी की तरफ से और अपने सरकार की तरफ से ये घोषणा करी है कि हम 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाएंगे? इस उपलक्ष्य में कि जो हैदराबाद रियासत है, हैदराबाद जो रियासत है, वो हैदराबाद रियासत का विलय हुआ, या उसको जो एक राष्ट्र है, भारत जो एक राष्ट्र है, अखंड भारत जो है, उसमें इसका विलय हुआ। ठीक है, भारत राष्ट्र में, भारत संघ में विलय के कारण। ठीक है, विलय। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर इन्होंने इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में इसको मनाने का फैसला लिया है कि हम इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन है, जबकि जो केंद्र सरकार है, जो भारत में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस पर्टिकुलर दिवस को पिछले साल लिबरेशन डे के रूप में आह्वानित भी किया था। पहले से भी लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता रहा है, और इसी, क्योंकि उस समय थोड़ा सा चुनावी मुद्दा चल रहा था, चुनावी मुद्दे इस समय भी चल रहे हैं, तो तेलंगाना में पिछले साल भी जाकर के उन्होंने सिकंदराबाद में एक बड़ा सा मैदान है, वहां पर उन्होंने ये जो लिबरेशन डे है वो मनाया था। तो लिबरेशन डे यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में उन्होंने मनाया था। तो इन्होंने भाजपा का या फिर उस समय जो सरकार है उसका भी ये आरोप था रूलिंग पार्टी के ऊपर, साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर भी, कि ये लोग 17 जो तारीख है उसको एज अ लिबरेशन डे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके ऊपर भी थोड़े आरोप लगे थे, इस पार्टी के ऊपर भी आरोप लगे थे कि आप जो है अपने जो AIMIM का थोड़ा बहुत जो सहयोग की दृष्टिकोण या उनको मनाने के दृष्टिकोण से, उनके पक्ष के दृष्टिकोण के कारण आप जो इस डे को खुल के नहीं मनाते हैं, जबकि मनाना चाहिए और हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप हमारे साथ आकर के लिबरेशन डे सेलिब्रेट कीजिए।
तब भी पिछली बार 2022 में बीआरएस की तरफ से इसको जो है लिबरेशन डे के तौर पर ना मनाते हुए इसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाया गया था, और अब इसे घोषित किया गया है कि अब इसे सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से, कि अब हम 17 तारीख को यही लिबरेशन डे की बजाय हम इसे इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएंगे, एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यहां पर वही लिखा है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो कि हैदराबाद में एक कार्यक्रम समारोह में भाग लेंगे, तो इन्होंने ये बताया है कि इसमें जो पूरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर यानी लोकल फील्ड के तौर पर अगर देखा जाए तो जगह जगह पर कैंपेनिंग की जाएगी, रैलियां निकाली जाएंगी, उसमें भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया जाएगा और उसको फहरा करके हम इस राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने का प्रयास करेंगे सिंबॉलिकली। तो ये ओवरऑल मैटर है। इस पूरे के पूरे मुद्दे में हम सेशन के अंत तक जब पहुंचेंगे तो न सिर्फ हम ये जान पाएंगे या फिर न सिर्फ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों लोगों के अपने अपने पक्ष क्या हैं, जैसे अगर हम देखें तो सरकार जो है वो क्या चाहती है, या केंद्र सरकार जो है वो क्या चाहती है। केंद्र सरकार जो है वो क्या चाहती है, वो चाहती है इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाने के लिए, मुक्ति दिवस, ठीक है, ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो क्या इनके तर्क हैं मुक्ति दिवस के मनाने के, और क्या इनके तर्क हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाने के, इस सेशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न सिर्फ हम उसके बारे में जान पाएंगे बल्कि इसके बारे में भी जान पाएंगे हम कि हैदराबाद जो रियासत है उसका किन कंडीशंस में किस तरह से भारत में विलय हुआ। तो एक तरीके से आज हम हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ है उसके बारे में भी आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस सेशन को अंत तक देखिएगा। सेशन के अंत में हम इसी सेशन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में उन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। देखिए यहां पर एक डेट है 17 सितंबर सन 1948 और आज आप देख ही रहे हैं कि 11 तारीख हो गई है, तो सितंबर 17 की बात हो रही है, तो इसी माह की ये बात है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। सितंबर 17 1948 को वो दिन था जब तेलंगाना का भारतीय संघ में विलय हुआ था। अब देखिए जब तेलंगाना का भारतीय संघ में विलय हो रहा है तो उस समय मीर उस्मान अली जो हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, ये हैदराबाद के तत्कालीन नवाब थे, हैदराबाद के तत्कालीन नवाब, और ये इनकी तस्वीर लगी हुई है, मीर उस्मान अली जी की ये तस्वीर है। तो इसको देख करके आप ये याद रखेंगे कि ये अंतिम रियासत के राजा थे, इन्हीं के समय में या इनके द्वारा ही इसका भारत में विलय किया गया। तो अब आप समझिए इस चीज को कि ये इनका शासन है तो इसका मतलब राजशाही है। तो यहां पर क्या लिखा है, राजशाही से लोकतंत्र की ओर परिवर्तन। तो बेसिकली इस समय की तेलंगाना सरकार भी यही बताना चाहती है, उनका यह कहना है कि एक तरीके से जो राजशाही है उसका लोकतंत्र की ओर परिवर्तन किया गया है, या जो सामंतवाद है उसका लोकतंत्र में विलय हुआ है, या फिर हम जिसको डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं या तानाशाही जिसको बोल सकते हैं, तानाशाही, उसका भी लोकतंत्र में विलय हुआ है। तो राजशाही, सामंतवाद और तानाशाही जो है इसका विलय हुआ है क्या नाम है, भारत संघ के अंतर्गत, और इस तरीके से हम भारत में हम एक हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, इसलिए हम इसको एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। डेफिनेटली ये तो हुआ ही है, भारत संघ में इसका विलय हुआ है, और इसी विलय के साथ साथ आप देखेंगे कि जो राजशाही थी, राजशाही के रूप में जो सामंतवाद और तानाशाही जो चल रही थी उसको जो है फाइनली इस डेट को खत्म कर दिया गया और उसको भारत के साथ एक लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि मामला क्या है, ये मतलब जो खबर थी वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में इसका विलय है या एकीकरण है, वो क्या चीज है, मतलब उसको हम किस रूप में देखें। क्या हैदराबाद मुक्त हुआ है या फिर हम इसको कहेंगे कि इसका भारत में विलय हुआ है या एकीकरण हुआ है, क्या चीज हुआ है उसके ऊपर गौर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत हम शुरू से करेंगे। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जिस दिन हमारा देश भी आजाद हुआ है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान रखें तो भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले भारत की स्थिति क्या है, औपनिवेशिक जो शासक हैं, औपनिवेशिक जो शासक हैं उनका यहां पर शासन है, साथ ही साथ हमारे यहां रियासतों का शासन है।
रियासत, और रियासत कैसी, देसी रियासतें, देसी रियासतें। इन दो को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो हमको यहां पर समझ में आता है कि ये दो चीजें हैं जो भारत में उस समय है जब तक भारत आजाद नहीं हुआ है तब तक। ये दो तरह की चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये इंडिया की कंडीशन है जो आपको समझ में आ ही गया। मतलब तकरीबन अगर देखेंगे तो मोर देन 500 रियासतें जो हैं छोटी बड़ी मिलाकर के उस समय भारत में रियासतें हैं, 500 से अधिक रियासतें हैं, राज्य रजवाड़े वाले इलाके हैं। शेष भारत के ऊपर या तो बड़े स्तर पर देखा जाए तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है और कुछ जगहों पर फ्रेंच और पुर्तगाली साम्राज्य है। हालांकि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद पुर्तगाली साम्राज्य, फ्रेंच साम्राज्य और फिर अंत में पुर्तगाली साम्राज्य जो है वो भारत से पृथक होता है और भारत जो है धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों से पूर्णतः जो है भारतीय जो स्वतंत्र गणराज्य है वो स्थापित होता है। तो 15 अगस्त से पहले हमारी सिचुएशन ये है कि हम देश में इन लोगों के औपनिवेशिक शासन के रूप में या फिर तमाम सारी जो रियासतें हैं, मोर देन 522 या उससे अधिक रियासतें हैं, उनके द्वारा भारत जो है वो संचालित हो रहा है। इन्हीं रियासतों में से कई सारी रियासतें हैं जब इस डेट को आजादी मिली तो उन रियासतों ने भारत में अपने आप को मिला लिया। लेकिन उसमें से हैदराबाद एक ऐसा राज्य रहा जो अंततः भारत में विलय जिसने स्वीकार नहीं किया, और उसका विलय सबसे आखिरी में ही भारत में हुआ। यानी कि इनसे पहले भी कुछ थे राज्य, अभी उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, जिन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया था इस डेट या इस डेट के आसपास तक, लेकिन इन्होंने बहुत बाद में विलय स्वीकार किया है। तो हैदराबाद रियासत में जो कि सबसे लास्ट में विलय हुई है भारत में, और वो भी एक पुलिस या सैन्य कार्यवाही के बाद, तो उस हैदराबाद रियासत को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि उस समय उसकी सिचुएशन क्या है। हैदराबाद रियासत की अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो ये इसके भौगोलिक क्षेत्र में 3 भाषाई इलाके आते थे। 3 भाषाई इलाके कौन कौन से हैं? एक तेलुगु भाषी है जो कि आपका तेलंगाना में है, उसके बाद महाराष्ट्र का मराठी भाषी और कन्नड़ का कन्नड़ भाषी राज्य है। इनफैक्ट इसके आधार पर आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि जो हम 17 सितंबर की बात कर रहे हैं, 17 सितंबर की जो बात कर रहे हैं, इस 17 सितंबर को न सिर्फ भारत में मुक्ति दिवस मनाया जाता है, न सिर्फ भारत मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाता रहा है हैदराबाद को लेकर के, बल्कि महाराष्ट्र और जो कन्नड़ भाषी जो इलाका है, एक तो तेलंगाना वाला तेलुगु भाषी हो गया, महाराष्ट्र का मराठी भाषी हो गया, और इधर मद्रास के आसपास को जो इलाका है वहां पर के जो लोग हैं, तो कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, साउथ की तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है, वो भी मुक्ति दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते रहे हैं, राज्य मुक्ति दिवस के तौर पर। तो ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। बहरहाल हमको ये समझ में आता है कि इसमें 3 भाषाई तो ये लोग हैं, और इसके अलावा हिंदी भाषाई मतलब हिंदू, और इसके अलावा उर्दू भाषाई लोग हैं जो कि हैदराबाद रियासत घराने से रिलेटेड है। अगर हम आबादी की बात करते हैं तो तकरीबन 84% आबादी जो है उसमें हिंदुओं की है। इसका मतलब इस रियासत में हिंदू जो है वो बहुसंख्यक हैं, और दूसरी आबादियां जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यकों में जो सबसे बड़ी आबादी है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, ये मुसलमान हैं। सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है वो कौन सी है? वो है आपकी ये मुसलमानों की, और फिर जो शेष हिस्सा बचा है उसमें जैन धर्म के कुछ मान्यता प्राप्त लोग हैं या जैन धर्म के लोग हैं। अब आप बेसिकली ये देखिए कि राज्य जो है उसके जो शासक हैं वो नवाब हैं यानी कि मुस्लिम हैं, और उनकी जो मोस्ट ऑफ जो हम कह सकते हैं कि प्रजा है वो आपको हिंदू दिख रही है, और जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक प्रजा है वो है मुस्लिम। ये सिचुएशन है अगर हम धार्मिक सिचुएशन को देखने की बात करते हैं तो। अब इस सिचुएशन के बाद अगर हम देखें तो पॉलिटिकली वहां पर किस तरीके की कंडीशंस जो हैं वो बन रही हैं, अगर हम उसको भी थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करें। राजनीतिक लामबंदी जो है, यानी कि वहां की जो राजनीति है वो 2 एक्सिस क्रिएट कर रही है, 2 ध्रुव क्रिएट कर रही है। वो 2 ध्रुवों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक ये है कि लोग जो हैं वो जवाबदेह सरकार की मांग कर रहे हैं। बेसिकली इन लोगों का ये कहना है कि जो नवाब की सरकार है, ठीक है, नवाब की जो सरकार है वो सरकार क्या है? वो सरकार निरंकुश है,
निरंकुश निरंकुश सरकार है। वो सरकार कैसी है भैया? निरंकुश सरकार है, उनका ये मानना है। अब ये निरंकुश किस स्थिति में है, कहां है, कब है, इसके ऊपर हम भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक तो सिचुएशन ये है कि जनता की तरफ से डिमांड है और जनता की इस डिमांड को मुद्दा रखने वाले कुछ रियासती दल हैं, सियासी दल हैं, यानी राजनीतिक दल हैं। तो वो एक एक्सिस है कि एक जवाबदेही देने वाली सरकार होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। निरंकुश सरकार कभी रिस्पॉन्सिबल होती नहीं है, जो कि नवाब की सरकार उस समय रिप्रेजेंट होती हुई दिख रही थी। तो ये एक डिमांड है, पॉलिटिकल डिमांड है प्रजा के तौर पर अगर हम देखें तो। दूसरा, निजाम की हुकूमत पर सामंतवादी नीति के हामियों का दबदबा है। अब कुछ लोग नवाब को डिक्टेटरशिप भी कह रहे हैं, साथ ही साथ एक और आरोप नवाब के ऊपर है कि नवाब जो है वो जरूर गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन नवाब के शासन पर जो प्रभाव जो है वो उनके सामंतों का है, वो उनके सामंतों का है। MIM उस समय एक संस्था हुआ करती थी जो कि प्रमुख मुस्लिम मान्यतावादी लोग थे, और कहने के लिए यह कहा जाता है कि नवाब के ऊपर उस संस्था का और उनके फॉलोअर्स का और उनके लोगों का अत्यधिक दबाव रहता था। अदरवाइज इनकी रियासत खतरे में आने के भी संकट थे, इसलिए वो उनकी बात माना करते थे। तो इसी चीज को यहां पर वो सामंत ही होगा एक तरीके से। तो वही यहां पे कहा जाता है कि सामंतवादी नीति के पीछे पीछे चलते हुए, जी हुजूरी करते हुए, हाँ हाँ करते हुए ये नवाब शासन कर रहे हैं और निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये दो ध्रुव हैं। बेसिकली ये जो डिमांड क्रिएट करी गई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस की तरफ से क्रिएट करी गई थी, और निजाम को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डिमांड उस समय खास तौर से जो समाजवादी लोग थे या समाजवादी राजनीति से संबंधित जो लोग थे और साम्यवादी कम्युनिस्ट साम्यवादी जो पार्टी के जो लोग थे, उन लोगों की डिमांड थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार अपनी मर्जी से शासन करे। और यहां आपत्ति है कि सरकार मतलब निरंकुश है, दोनों अलग अलग एंगल हैं। इस तरह से नवाब का शासन यहां पे समाप्त होना चाहिए। यहां नवाब का शासन रहे या ना रहे, अगर रहे तो सामंती नीति नहीं होनी चाहिए, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका शासन होना चाहिए। तो इस एक्सिस पे जो हैदराबाद है वो मूव कर रहा है। तो अब सिचुएशन क्या बन रही है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां तक आपको मैंने ये बताया कि हैदराबाद की करंट सिचुएशन क्या थी बिफोर की उसका विलय हो, और विलय से पहले जो वहां पर कुछ हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई, उससे पहले की सिचुएशन, और टिल इंडिपेंडेंस इंडिया में जब अन्य क्षेत्र जो है वो संघ में शामिल हो चुके हैं, तब तक हैदराबाद की क्या स्थिति है। और जो करंट सिनेरियो है कि मुक्ति दिवस मनाया जाए या फिर ये मनाया जाए एकता दिवस, उसका विवाद क्या है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या आई होप कि सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे सा पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से एक बैच शुरू हो चुका है, 11 सितंबर से एक बैच शुरू हो चुका है, सुबह 8 बजे 8 AM पे। इस बैच में अभी भी भाई एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, एडमिशन ले सकते हैं आप। जस्ट यूज विरद लाइव कोड, बिकॉज ये वो कोड है जिसकी वजह से आपको सबसे कम कीमत में ये बैच अवेलेबल होगा। अदरवाइज जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे जो कोड्स मौजूद हैं, अगर आप उनको लगाएंगे तो निस्संदेह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो उन कोड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप इन कोड्स का इस्तेमाल करें, कोई भी और कोड इस्तेमाल ना करें, यही करें। और ये करके आप 29,999 में इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। 2024 को टारगेटेड ये बैच, मतलब ऑलमोस्ट 2024 का समय निकलता चला जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट इसमें तैयारी आपकी हो रही है। बुक्स आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, शानदार आपको टीम मिल रही है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। प्रीलिम्स निकाल लोगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना है, और उसके बाद सारी जिम्मेदारी हम आपके साथ निभाएंगे। आप पढ़ेंगे यहाँ पर, रहेंगे यहाँ पर, खाएंगे यहाँ पर, सब कुछ आपका निःशुल्क रहेगा। मेंटोर्स मिलेंगे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स जो हैं उनके गाइडेंस मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो डेफिनेटली अगर बात करते हैं इतने न्यूनतम शुल्क में, तो आप बहुत सारी चीजें मिसिंग कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये लेना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं आगे बात, और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि
स्वतंत्रता से पहले की क्या कहानी है। अब देखिए, जब स्वतंत्रता की बात उठी है तो यहां पर स्वतंत्रता यानी कि आजादी जो है डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को सकारात्मक पहलू के रूप में दिखाई देती है। हर एक व्यक्ति को सकारात्मक रूप में ही दिखाई देती है। जैसे भारत आजाद हुआ तो भारत की जो आजादी है वो हमें सकारात्मक फीलिंग ही तो देती है। भारत स्वतंत्र है, ये हमें सकारात्मक फीलिंग ही तो देता है। तो भारत आजाद है, स्वतंत्र है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किससे स्वतंत्र है, किससे आजाद है। तो आपको एक उत्तर मिलता है औपनिवेशिक शासन से, है ना, औपनिवेशिक शासन से। तो हमारा जो देश है अब किसी भी प्रकार की विदेशी औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त है। हम हमारे हिसाब से शासन करते हैं, हम स्वतंत्र। यह हमें पॉजिटिव फीलिंग देता है। बट इन केस ऑफ हैदराबाद के संदर्भ में इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है। हैदराबाद के संदर्भ में इसके इस्तेमाल के नकारात्मक पहलू थोड़े ज्यादा हैं। तो यही जो पहलू हैं, इसी के आधार पर ही ये दो तर्क उठ रहे हैं। एक तर्क ये कहता है कि जो निरंकुश नवाब हैं, उस निरंकुश नवाब से हैदराबाद मुक्त हुआ है। हैदराबाद क्या हुआ है? मुक्त हुआ है। तो ये मुक्ति, जैसे भारत जो है वो मुक्त हुआ है किससे? एक निरंकुश औपनिवेशिक सरकार से, वैसे ही हैदराबाद के लोग एक निरंकुश जो शासक रहे वहां के, उनसे मुक्त हुआ है, ऐसा एक पक्ष का मानना है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो हैदराबाद है, जो हैदराबाद स्टेट है, हैदराबाद राज्य जो है वो भारत संघ में शामिल हुआ है, तो यूनियन में आया, एकता हो गई अब उसकी ओर। तो ये एक पक्ष है। तो अब आजादी में इस पक्ष को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, और ये वो पक्ष है जो धार्मिक रूप से हिंदू है। निस्संदेह ये पक्ष इसको क्यों मानता है ऐसा? क्योंकि शासन के अंत में हैदराबाद के विलय होने से ठीक पहले निजाम के जो सामंतवादी लोग थे, जिनका निजाम के ऊपर प्रभाव था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि निजाम भी उसमें इन्वॉल्व थे। इस एंगल में लोग ये मानते हैं कि जब निजाम के सामंत के आधार पर वहां पर या उनके शय में अगर देखा जाए तो वहां जब इतनी बड़ी हिंसा होती है तो उसमें निजाम भी गुनहगार है। इसलिए इस तरीके के निरंकुश शासन से मुक्ति जो है, जब वहां के 84% आबादी जब वो देखती है कि यहां पर निजाम का शासन समाप्त हुआ, तो वो निजाम के शासन से मुक्ति के रूप में उसको तय करती है, मानती है। तो वो एक, अब देखिए ये चीज थोड़ा सा निगेटिव लगता है, इसीलिए संदर्भ यहां पर लिखा गया है कि विलय से ज्यादा वो मुक्त हुआ है एक निरंकुश शासन से, तो इसलिए निगेटिव एस्पेक्ट इसमें थोड़े ज्यादा दिखते हैं। हैदराबाद रियासत को निजाम की हुकूमत से आजादी मिली है, इस बात के मान्यकार थोड़े ज्यादा हैं, और ये मानने वाले की हुकूमत की जो निजाम की जो हुकूमत थी वो जो है निरंकुश सरकार के तौर पर जानी जाती है। निस्संदेह क्योंकि निजाम है, और निस्संदेह जो कि निजाम के रूप में जो गद्दी पर बैठे थे वह एक मुस्लिम शासक थे, तो ये कहा जा सकता है कि यह रियासत एक मुस्लिम राज के अधीन थी। इसमें कोई संदेह नहीं, ये एक मुस्लिम राज के अधीन थी। आप लोग एक एंगल और भी टच कर सकते हो, क्योंकि अगर वो एंगल में मैं टच करूंगा तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब यहां तक बात आई है तो आप हैदराबाद जो है, हैदराबाद का उदय, हैदराबाद रियासत का उदय, इसको भी हिस्ट्री में जरूर पढ़िएगा। जब हम लोग कमिंग ऑफ यूरोपियंस पढ़ते हैं तो उसी के आसपास हम लोग को एक टॉपिक, एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है जिसमें हम लोग क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ रहे होते हैं, उसी में एक हैदराबाद रियासत का उदय होता है। तो मेरा सजेशन है आप लोगों से कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है हैदराबाद रियासत का उदय भी पढ़िएगा, ठीक है? ये मेरी सलाह है आप लोगों को। अब उस चीज को मैं नहीं यहाँ पर टच कर रहा हूं क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो निजाम की हुकूमत एक मुस्लिम शासक के हैसियत से थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहां यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस रियासत में शुरुआती दौर पे अगर हम देखें, जब बहुत ज्यादा प्रभाव सामंत का नहीं है, तब उनके जो समर्थक हैं, इस मुस्लिम राज्य के जो समर्थक हैं, इस नवाब के जो समर्थक हैं, इन नवाब के समर्थकों में मुस्लिम समर्थक तो हैं ही, साथ ही साथ हिंदू संथानम, देशमुख और देशपांडे और देसाई, ये जो हिंदू कैटेगरीज हैं वो भी इनके शासन में शामिल हैं, वो भी इनके समर्थकों में है।
तो ये जरूर कहा जा सकता है कि गद्दी पर एक मुस्लिम शासक बैठे हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो रियासत के कुछ ऐसे पद हैं या रियासत के इस पर्टिकुलर पद के समर्थक जो हैं वो कुछ हिंदू संप्रदाय भी हैं, निस्संदेह। अब यहां पर वही लिखा है कि रियासत का 60% हिस्सा जो है वो खालसा नियम के अनुसार चलता था, यानी भूमि जो है वो सरकार के तौर पर जानी जाती थी और उसको जैसे आज भी हम लोग के पास में जो भूमि है वो सरकारी भूमि होती है। तो ये किसी ऐसे जमींदार को नहीं दी गई है जो सियासी, माफ कीजिएगा, कि धार्मिक रूप से वो जो है एक मुस्लिम ही हो। तो जमीन जो है वो सरकारी रूप में चल रही है। जमींदार इसका मतलब उसमें मुस्लिम भी हो सकता है और जो हिंदू है वो भी हो सकता है। निस्संदेह बड़ी जाति जो है हिंदू है वहां पर, संप्रदाय के तौर पर तो हिंदू भी बड़े जमींदार इनके समय में रहे हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात, केवल 30% जमीन ही मुस्लिम जमींदारों की थी। तो वही बात है, जो खालसा का हिस्सा है उसमें से 60% में से 30% का ही हिस्सा केवल मुस्लिम्स के पास में है। तो वो जो शेष 70% है 60% का, वो हिस्सा अलग अलग हिंदू या दूसरे संप्रदायों के पास भी है। तो इससे, और जो ये वाला फैक्ट मैंने बताया इससे, और यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि निजाम ने लंबे वक्त तक हिंदुओं को अपना दीवान बना करके रखा या बनाए रखा, यानी कि उनके शासन में कई अन्य उच्च बड़े पद जो थे निस्संदेह वो मुसलमानों के लिए आरक्षित होते थे, लेकिन फिर भी कुछ पद ऐसे थे जो कि दीवान जैसे महत्वपूर्ण पद हैं, जिनको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री, या फिर इनको दीवान एक तरीके से जो सियासत या रियासत में जो राजस्व जिसके अंदर पूरी तरीके से आता है, वो दीवान पूरा का पूरा कार्यभार संभालता है, जो राजस्व का वो सब उसके अंतर्गत निगरानी में रहता है, तो उसको दीवान पद कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पद है वो, और ऐसे पदों पर हिंदुओं को रखा गया है। और फिर यहां तक कि जब हम खबरों को देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं और यहां के पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज फील करा रही है, ऐसी चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि शासन जो है, शासन के शीर्ष पद जो है जिसको हम नवाब कह रहे हैं, वो नवाब जो है मुस्लिम है। वो नवाब कौन है? मुस्लिम है। इसलिए सत्ता जो है वो मुस्लिम राज की है, लेकिन उसके जो समर्थक हैं वो समर्थक जो है वो मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक धार्मिक जो मेल मिलाप है वो यहां पर सत्ता के पक्ष में अगर देखा जाए तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। सत्ता और असर के लिहाज से यहां तक जो हमने समझा वो ये समझ में आ रहा है कि पंथ निरपेक्षता इसमें थोड़ी बहुत है, लेकिन एक फैक्ट मैंने और बताया आपको कि जो शीर्ष पद है इस पे कोई भी हिंदू नहीं आएगा, क्योंकि ये पद जो है वो पैट्रियोर्कल है, पितृसत्तात्मक है। तो ये एक थोड़ा पक्षपाती रूप दिखाई देता है। दूसरा, हुकूमत तानाशाही है। तानाशाही इन द सेंस कि इस पद पर जो व्यक्ति बैठा है ये चाहे किसी की भी सलाह से इन्फ्लुएंस्ड होता हो, लेकिन आफ्टर ऑल इन्हीं का ही शासन चलता है, प्रभावित किसी से भी होते हो। अब वो प्रभावित अपने ही वर्ग के किसी सामंती संगठन से प्रभावित हो रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्योंकि पितृसत्तात्मक शासन है और इनका ही रूल यहां पर चलता है, कोई इसमें प्रजा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ पदों पर हिंदू लोग जरूर हैं, कुछ ऐसे भी हिंदू वर्ग हैं जो इनके समर्थन में हैं, ये दूसरा मुद्दा है। तो पंथ निरपेक्षता के साथ साथ पितृसत्तात्मकता और निरंकुशता इस शासन में हमको देखने को मिल रही है, जो कि यहां पर प्रसिद्ध है। अब हम इसके आगे बढ़ें कि निरंकुश शासन किस प्रकार का है, उससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये शुरू से ही निरंकुश रहे या फिर कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो प्रजा हित में किए गए हों इन नवाब के द्वारा। तो उसका भी उत्तर है, निजाम जो हैदराबाद के थे, उस्मान अली, वो ऐसे पहले निजाम हैं भारत के ऐसे पहले निजाम हैं जिन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। वो भी तब जब भारत में ऐसा शासन है जिसे हम औपनिवेशिक शासन कह रहे हैं। तो औपनिवेशिक शासन में इस तरीके की स्वतंत्र यूनिवर्सिटी का विकास करना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया।
ये काफी बड़ी बात थी जो कि राज्य हितकारी और प्रजा हितकारी हो सकती थी। और भाषा के आधार पर उर्दू भाषा पर आधारित ये यूनिवर्सिटी थी। तो ये इनके एक अच्छे कह सकते हैं कि प्रजा हितकारी कार्य के रूप में देखी जा सकती है कि जिसने विश्वविद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट किया हो। इस बात को लेकर के कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने निजाम की बड़ाई भी करी है, सराहना भी करी है, निस्संदेह, ठीक है, सराहना भी करी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे सिंचाई व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि वहां पर काफी सूखा रहा हमेशा, तो उस सूखे वाले दौर को देखते हुए उन्होंने तालाब खुदवाए हैं, ठीक है, कई जगहों पर, और इन्हीं के नेतृत्व में निजाम सागर सिंचाई प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया। इसके अलावा ये एक ऐसी रियासत थी जिसके पास अपनी खुद की रेल नेटवर्क था, जिसके पास अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम था, सिक्के थे अपने खुद के, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी शिक्षा प्रणाली थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इन शासक के द्वारा भी किए गए हैं, विकसित किए गए हैं। औद्योगिकरण को इस रियासत में बहुत ज्यादा प्रमोशन मिला था, बहुत सारे उद्योग स्टैब्लिश किए गए थे, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करी गई हैं, आप देख सकते हैं, मिलें स्टैब्लिश की गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्क्स हमको करते हुए देखने को मिलते हैं जो राज्य और प्रजा हितकारी हमको देखने को मिल रहे हैं शुरुआती दौर पे। स्वास्थ्य पर भी काफी अच्छा ध्यान यहां पर दिया जाता था, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर। तो फिर जो ये मुस्लिम रियासत जो है उसको लेकर के जो चीजें खड़ी हो रही हैं, जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो निरंकुशता की ओर जो इंडिकेशंस हो रहे हैं, वो क्या है, उसकी क्या सच्चाई है, अगर उसको जानने का प्रयास करें तो लिखा है आखिरी दौर में निजाम के कांग्रेस और वामपंथी दलों के विरोध को निजाम को कांग्रेस और वामपंथी दलों के विरोध का सामना करना पड़ा। और ये विरोध का सामना क्यों करना पड़ा, उसके ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर पहले बताए थे। ये देखिए यहां पर ये वही 2 ध्रुव हैं, ये वही 2 ध्रुव हैं जो हमको देखने को मिल रहा है, जो कांग्रेस की तरफ से और जो साम्यवादी समाजवादी जो विचारधारा है, वामपंथी जिसको बोल सकते हैं हम, उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि अंतिम समय में ये जो शासक हैं ये निरंकुश भी प्रतीत हो रहे हैं और संप्रदायवादी भी प्रतीत हो रहे हैं। तो वो जो चीज है, एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो हमको यहां पर देखने को मिल रही है, वो यहां पर प्रतीत हो रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाया जा रहा है। अब क्योंकि इन दोनों लोगों ने ऐसे शासन से मुक्ति प्राप्त करने का अभियान शुरू कर दिया, ऐसे शासक से मुक्ति प्राप्त करने का अभियान शुरू कर दिया, इसलिए इस तरह के आंदोलनों से निपटने के लिए निजाम ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे उनका झुकाव जो है वो सांप्रदायिक दिखने लगा। और जब ये झुकाव सांप्रदायिक दिखने लगा तो इसका जो अन्य जो कह सकते हैं कि संगठन थे, उन्होंने निजाम को अपने और ज्यादा घेरे में लिया, अपने दबाव में लिया, और उस दबाव के कारण, तो वही दबाव जो कर रहे, जिसका प्रभाव निजाम के ऊपर पड़ रहा है, उसी का विरोध वामपंथी दल कर रहे हैं और उसी प्रभाव में निजाम और ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो जो झुकाव है वो और ज्यादा सांप्रदायिक होता चला जा रहा है। अब एक शोर या एक आवाज वहां पर उठने लगी है निजाम के ही परछाई के अंतर्गत कि जो एक सिद्धांत वहां पर चल रहा है, अमाल मलिक का मतलब हर मुस्लिम जो है वो एक शासक है। तो हर मुस्लिम शासक है, तो जो दूसरा वर्ग है वो गैर शासक वर्ग के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन का एक पॉइंट बन रहा है और इस दृष्टिकोण से भी शासक जो है वो एक सांप्रदायिक झुकाव की ओर देखा जा सकता है। और ये जो सांप्रदायिक झुकाव है, उस सांप्रदायिक झुकाव में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है वो है निजाम के रजाकार। वो कौन है? निजाम के रजाकार। ये चीज हमको समझ में आ गई कि इस सब एंगल से अगर हम देखें, इस सब दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो अब क्योंकि रजाकारों का भी प्रभाव पड़ रहा है, रजाकारों का निजामत में दखलंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे भी कांग्रेस और वामपंथी दल जो हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, निजाम को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहां तक की सिचुएशन में जो हमने आपको समझाया वो ये समझाया कि शुरुआत में कैसे शासक थे, हैदराबाद की सिचुएशन क्या थी, धार्मिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, शुरुआत में उनका क्या अप्रोच था और अंत में कैसा अप्रोच हुआ, और कैसे वो सांप्रदायिक झुकाव उनका बढ़ा। यहां तक सिचुएशन मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद की जो स्थिति है, दैट इज अ वे टूवर्ड्स द मर्जिंग ऑफ हैदराबाद इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया।
तो भारत के संघ में आगे कैसे हैदराबाद रियासत का विलय होता है, अब उसकी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं और सिचुएशन क्या बनती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हैदराबाद रियासत कोई इकलौती रियासत नहीं है जो भारत संघ में से अलग स्वतंत्र रियासत के तौर पर एक बने रहना चाहती है। जैसे हैदराबाद ऐसी दूसरी रियासतें भी थीं जो ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात उनके पास जो ऑप्शन था कि हम मुक्त होकर के स्वतंत्र होकर के रहना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारी रियासतें थी जो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। उनमें से आप भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, जोधपुर, भारत इत्यादि को मतलब जोधपुर इत्यादि को देख रहे हैं कि भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे अब भोपाल में मुस्लिम शासक थे, वहां की जनता हिंदू थी। जूनागढ़ में मुस्लिम शासक थे, वहां की जनता हिंदू थी। कश्मीर में हिंदू शासक थे और वहां की जनता जो है मुस्लिम थी। ऐसे ही जोधपुर मतलब, लेकिन इसी तरह त्रावणकोर में भी। अब समय के साथ साथ भोपाल, जूनागढ़, त्रावणकोर, कश्मीर और जोधपुर ये सब पहले तो मना करिए, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब भारत की रियासत में, भारत के संघ में ये सारी रियासतें जो है वो शामिल हो गई। अब इनके शामिल होने की भी अलग अलग कहानी है। कश्मीर की भी बहुत बड़ी अलग कहानी है, जूनागढ़ की भी बड़ी अच्छी स्पेशल कहानी है। भोपाल का तो ज्यादा दबाव नहीं है, बाद में पहले उन्होंने मना किया था, बाद उन्होंने देखा कि हम तो पूरी तरीके से भारत संघ के बीचों बीच ही हैं, तो जब देखा कि सारी रियासतें मान रही हैं तो वो भी मान गए। कुछ चीजें थी उसमें, एक एक करके ऐसे करके सारे मान गए, लेकिन हैदराबाद जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। तो वही बात यहां पर है कि ये सब लोग तैयार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन बाद में तैयार हो गए, लेकिन हैदराबाद अंत तक तैयार नहीं हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भौगोलिक स्थिति जो है वो हैदराबाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के अगर हमको देखना चाहें तो अगर हम देखें तो उत्तर की तरफ से जो मध्य प्रांत का हिस्सा है, मध्य प्रांत का जो हिस्सा है, उनसे ये रियासत कवर्ड थी। अगर हम पश्चिम से देखें तो बॉम्बे की जो रियासत है, महाराष्ट्र वाली जो रियासत है, उससे ये पूरी तरीके से घिरी है। और साउथ और ईस्ट में अगर हम देखें तो यहां पर मद्रास से ये रियासत पूरी तरीके से घिरी हुई है। इस तरीके से एक बीच का हिस्सा ये भी है जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या निवास करती है। लगभग उससे आपको 26 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है और लगभग ये रियासत 82,000 वर्ग मील की में फैली हुई थी, जो 3-4 तरफ से अगर हम देखें वो भारतीय राज्यों से घिरी हुई है और ये वो भारतीय राज्य जो संघ में शामिल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रांत, बॉम्बे और मद्रास राज्य से घिरा हुआ है। ये तो उस समय की सिचुएशन है इसकी। अब इस रियासत में खास बात यह थी कि एक तो ये भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहिए, भारत संघ में शामिल होना नहीं चाह रही ये रियासत। दूसरी बात यह है कि इस रियासत में जो शीर्ष पद है, शीर्ष पद जो है जिसको निजाम का पद हम कह रहे हैं, वो आपको मैंने बताया कि वो मुस्लिम शासक हैं और पितृसत्तात्मक है, आनुवंशिक है। आनुवंशिक होने के साथ साथ पितृसत्तात्मक है, वो तो एक मैटर है, ये पैट्रियर्कल भी है और आनुवंशिक भी है। तीसरी बात यहां पर यह भी है कि इस शीर्ष पद में जो अलग अलग मंत्री पद हैं, मंत्री पद, उस मंत्री पद में भी अधिकतर या मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम्स ही हैं। तो ये काफी हद तक इस रियासत को मुस्लिम रियासत घोषित कर देती है। निजाम के द्वारा गठित 132 सदस्यीय विधानसभा में अधिकांश जो लोग थे वो क्या थे? मुस्लिम ही थे। तो इसमें अधिक से अधिक, अगर इतनी बड़ी हिंदू आबादी थी 84%, और अगर यहां की विधानसभा की सदस्यों में, मतलब यहां की जो इनकी जो परिषद बनती थी, राजाओं की जो परिषद बनती थी, उस राजा की परिषद में भी, अगर नवाब की परिषद में भी जो मंत्री थे, उन मंत्रियों में अगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा होती तब भी हम ये कह सकते थे कि ठीक है, पद पे भले ही एक मुस्लिम शासक है, लेकिन ये शासन जो है वो मुस्लिम शासन नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष शासन है, ऐसा देखने को मिल सकता था। पर इस दृष्टिकोण से थोड़ा कम पंथ निरपेक्ष दिखता है। मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं कि कौन सी सिचुएशन से जो मोटिवेट कर रही है हैदराबाद जो है वो भारत के अंदर विलय हो, इसके लिए भारत कोई कदम उठाए। अब क्योंकि पीछे यहां पर मैंने आपको बताया कि इस विरोध के कारण निजाम के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। तो जब दबाव बढ़ रहा था, उसी बीच निजाम ने जब राज्यों को जब भारत स्वतंत्र हुआ, पावर ट्रांसफर होने की बात हुई, तो उसमें तय हुआ कि भाई
अगर कोई रियासत वाला राज्य स्वतंत्र रहना चाहता है तो वो स्वतंत्र रह सकता है। तो इन्होंने स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रकट करने के साथ साथ ये कहा कि बरार क्षेत्र जो है वो हमें दिया जाए तत्कालीन गवर्नर जनरल से या वायसराय से, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और उन्होंने कहा कि बरार क्षेत्र जो है वो हैदराबाद को मिल जाना चाहिए, लेकिन हैदराबाद को बरार क्षेत्र देने से माउंटबेटन ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वो मध्य प्रांत के हिस्से में स्वतंत्र भारत का अंग के रूप में स्वीकृत है, तो अब वो हिस्सा आपको नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, ये स्वतंत्र रहने पर इतना ज्यादा ये राज्य आमदा था या ये रियासत स्वतंत्र रहने की इतनी प्रबल इच्छुक थी कि हम भारत संघ में शामिल नहीं रहना चाहते हैं, भले ही हमको ब्रिटिश डोमिनियन के अंतर्गत ही स्वतंत्र क्यों ना घोषित किया जाए, हम ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर स्वतंत्र रहना चाहते हैं लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं। और इस बात की अपील जो है वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली से भी करी गई, जिसको एटली ने अनएक्सेप्ट कर दिया और हैदराबाद रियासत को ब्रिटिश राज्य के स्वतंत्र डोमिनियन के दर्जा देने से भी इनकार कर दिया गया। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये स्वतंत्र राज्य बने रहें अपनी दम पर या फिर भारत संघ के साथ विलय हो जाएं। इधर इसी दौरान जब सिचुएशंस बिगड़ रही हैं, तब जो सरदार पटेल हैं उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया है। हालांकि निजाम ने एक बार फिर से अपनी जो डिमांड्स हैं उसको दोहराया ब्रिटिश सरकार के सामने, और दोहराते हुए कहा कि हम स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थिति बिल्कुल भी नहीं त्यागेंगे। हां, भारत अगर हमसे कोई समझौता करना चाहता है तो हम कुछ मिडवे लाना चाहते हैं, लेकिन हम संघ में शामिल नहीं होंगे। तो यहां पर भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को वो तैयार हो गया। और ये जो समझौता हुआ उसमें कुछ विशेष बातें लिखी हुई थी। जैसे जरा देखिए, विशेष बातों में एक तो बात यह थी कि भारत की सेना जो है वो डिप्लॉय नहीं होगी हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद रियासत स्वतंत्र ही रहेगा। हाँ, कुछ विदेश उदेश मामले हैं उसमें हम थोड़ा बहुत चर्चा वगैरह कर लेंगे, सेना नहीं शामिल होगी। एक तो वो बात थी, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा खास बात एक ये थी कि यदि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्योंकि हम भारत के राज्यों से घिरे हुए राज्य हैं, उसके बावजूद भी हम पर यह दबाव नहीं डाला जाएगा कि हम भारत की ओर से पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का साथ दें। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान जब भारत पे से झगड़ा करे, वही लिखा है ना, पाकिस्तान के साथ भारत के किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत के साथ शामिल ना होने के विशेषाधिकार की मांग। यानी जब आपका पाकिस्तान से कोई झगड़ा होगा तो हम उस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, यह विशेष अधिकार हमको मिलना चाहिए। इस नाते हम भारत संघ के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, हम अपनी स्वतंत्र होने की स्थिति को नहीं त्यागेंगे। अब इन सब चीजों को देखते हुए सरदार पटेल जो हैं, जो उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन के साथ तो हैदराबाद की स्थिति भारत के लिए जैसे भारत के पेट में कैंसर की तरह है, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए वो बिल्कुल उत्साहित थे कि हैदराबाद को भारत संघ में शामिल होना चाहिए। तो ये जो मांग थी, ये मांग बिल्कुल भी भारत सरकार को एक्सेप्ट नहीं थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से कंडीशन ऐसी रखी जा रही है कि भारत जो है इनसे विलय के लिए जैसे बहुत मिलमिला रहा हो, और ये बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आवश्यकता आपको है। तो उन्होंने ओरल मैसेज भी भिजवाए कि देखिए, कल को अगर आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो फिर आप हमसे अपेक्षा नहीं रखिएगा कि भारत आपका पड़ोसी संघ है, क्योंकि आप भी हमसे यही अपेक्षा रख रहे हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि इतना बड़ा संघ से अगर आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं चाहते हैं तो फिर आपकी कंडीशन भविष्य में क्या हो सकती है, और आप हमेशा कहां रहने वाले रियासत में। उस पर भी वो नवाब राजी नहीं हुए। तब उन्होंने मामले में सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और ये विलय करने का आग्रह जो है वो नवाब के पास भेजा। और उस आग्रह में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि कल को अगर किसी राज्य के साथ में अगर आपकी अनबन होती है तो उस सिचुएशन में आपका साथ देने कौन आएगा? तब तो हम आपका साथ नहीं देने आएंगे। उस सिचुएशन को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइनली निजाम अभी भी इस बात को, क्योंकि ये आग्रह था, तो इस आग्रह को उन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया।
नकार दिया, या यूं कह सकते हैं नजरअंदाज कर दिया, अनएक्सेप्ट कर दिया कि ये सब नहीं चलेगा, हम स्वतंत्र रहेंगे तो रहेंगे। फाइनली 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद ने स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जैसे भारत देश स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। क्योंकि उसके पहले उन्होंने प्रयास किया कि ठीक है हम स्वतंत्र हो या ना हो, हम जो है ये बने रहना चाहते हैं, ब्रिटिश जो साम्राज्य है उस ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप में। तो ब्रिटिश राज्य ने ही मना कर दिया, और जो संधियां हुई थी उसको समझौते करने का जो प्रयास किया गया था उसको भारत ने मना कर दिया। फिर भारत ने विलय का आग्रह किया तो वो मना हो गया, और अब जो है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। जब ये सारी सिचुएशन हो गई तब सरदार पटेल ने माउंट बेटन को लिखा, लॉर्ड माउंट बेटन को एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने जो भी राजनीतिक सामरिक महत्व थे इन रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर स्टेट हैदराबाद, और जो सिचुएशन थी उसको समझाने का प्रयास किया लॉर्ड माउंटबेटन को। और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को इस पत्र के माध्यम से यह भी बताया कि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा। तब उसके प्रत्युत्तर में लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी सरदार पटेल को कि आप ठीक है कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन मेरा इसमें एक सलाह यह है कि किसी भी प्रकार का एक्शन आप लें उसमें किसी भी बल को प्रयोग मत कीजिएगा। जबकि सरदार पटेल ने स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि अब अवस्था जो है, जो सामरिक महत्व जिस प्रकार का मुझे दिख रहा है, उस सामरिक महत्व ने कहीं ना कहीं, और पीछे की सिचुएशन ने जो ब्लॉकेजेस दिए हैं इनकार के, वो निश्चित तौर पर अब बल प्रयोग के दिख रहे हैं। इसीलिए माउंटबेटन ने सलाह दी कि मैं आपको बल प्रयोग करने का सलाह नहीं दूं, मतलब बल प्रयोग ना करें आप, यही सलाह दूंगा, बल प्रयोग करने की सलाह नहीं दे सकता। यहां तक कि जो ये सलाह लॉर्ड माउंटबेटन ने दी, इस सलाह से जेएल नेहरू जी जो थे वो भी सहमत थे। और इसी चीज को लेकर के जब कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सचिव थे वीपी मेनन, उनको जो है, उनसे जो है तीखी आवाज में जवाहरलाल नेहरू जी ने बात भी करी। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे तीखी आवाज में बात भी करी, तब उस समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये नाराज होकर के बाहर चले गए, वीपी मेनन भी बाहर चले गए। बाद में क्योंकि वो अप्रोच जो जवाहरलाल नेहरू जी का था और जो लॉर्ड माउंटबेटन का था कि हमें लिबरल होकर के ही, बल प्रयोग किए बगैर ही हमें ये मुद्दा सुलझाना है, इस बात से सहमत नहीं थे सरदार पटेल जी। इसलिए सरदार पटेल जी ने लगातार अपने जासूसों के माध्यम से उन पर नजर बनाए रखी। किन पर? निजाम पर। और उससे उन्हें यह पता चला कि निजाम ने अपने कुछ प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान से सपोर्ट इस मुद्दे पे मांग रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चला कि जो MIM है, जिसको हम मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नाम से जानते थे, जिनका नेतृत्वकर्ता जो थे वो कासिम रिजवी थे, इनका प्रभाव, ये एक चरमपंथी मुस्लिम संगठन था जिनका अत्यधिक प्रभाव निजाम के ऊपर बढ़ता चला गया था। इसी को सामंतवादी प्रभाव के रूप में देखा जा रहा था। इसी चीज को जो वामपंथी दल थे वो कहना चाहते थे कि इसको कंट्रोल कीजिए नवाब साहब, जो कि अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो संगठन है, इस संगठन के अंतर्गत कुछ स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे जिन्हें रजाकार कहा जाता था, जो कि लगभग 20,000 की संख्या के आसपास थे। तो 20,000 के आसपास यहां पर कुछ रजाकार हुआ करते थे। तो जब सिचुएशन हैदराबाद ने भी ये देखी कि इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, भारत संघ एग्रेसिव हो रहा है, पटेल एग्रेसिव हो रहे हैं, सिचुएशन युद्ध की तरफ बढ़ सकती है, और जो एक स्वतंत्र रियासत की जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो इस संगठन ने कुछ जिसको कह सकते हैं कि डरावने कार्य जो है वो करने शुरू कर दिए, या कुछ आतंक के कार्य जो है वो करने शुरू कर दिए। इस दौरान कई बार बातचीत हुई, लेकिन हर बार बातचीत जो है वो फेल होती चली गई। फाइनली नवंबर 1947 में हैदराबाद ने भारत के साथ एक समझौता किया। अब इस समझौते में क्या था? राज्य में भारतीय सैनिकों को तैनात करने के अलावा बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो मानने के लिए तैयार हो गए।
अब जब इस सिचुएशन तक बात पहुंची तो जो रजाकार थे उन रजाकारों ने क्या करना शुरू किया, जो जो बहुसंख्यक जो थे, बहुसंख्यक, और बहुसंख्यक कौन थे, बहुसंख्यक जो थे वो तो हिंदू थे, उनके ऊपर, उनके साथ जो है हिंसा, लूट और बलात्कार जैसी गतिविधियों में इनका इन्वॉल्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो अब नवाब के भी कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। और इस सिचुएशन को नवाब भी चाह करके रोक नहीं सकते थे। तो इसी दौरान एक तो ये सिचुएशन जो कि मैंने आपको MIM के बारे में बताया कि उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। दूसरा, नवाब ने विदेशी सहायता और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी सहायता मांगने का प्रयास किया। जैसे कि यहां पर एक नाम देख सकते हैं, ये एक विदेशी हैं सिडनी कॉटन, इनसे हथियार खरीदने का प्रयास किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार की लेन देन भी तय हो गया। और इन सब चीजों के बारे में, इसके बारे में, इस कंडीशन के बारे में, इसके कंडीशन के बारे में, इस कंडीशन के बारे में जब सरदार पटेल को खबर लगती है तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। और वो जो माउंटबेटन की जो सलाह थी, यहां पर आप देख सकते हैं, जो माउंटबेटन की सलाह थी और जिस सलाह को कंटिन्यू करना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, उससे अलग होकर के एक तीखे एक्शन की तरफ बढ़ने के लिए सरदार पटेल जो है वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये उनको ये भी पता चलता है कि तमाम सारी जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद रियासत जो है वो औद्योगिक नगरी भी इनके समय में बना, ये तो शुरुआती समय था, लेकिन अंतिम समय में तो वही जो औद्योगिक इकाइयां हुआ करती थी, उन औद्योगिक इकाइयों को तेजी से आयुध निर्माण इकाइयों में बदला जाना शुरू कर दिया। आयुध निर्माण इकाई का मतलब क्या हुआ, जहां पर वेपन्स बनाए जाते हो। तो इसका मतलब हैदराबाद भी युद्ध करने के लिए तैयार सा है। इनफैक्ट वो इस मामले में जिन्हा से भी सपोर्ट चाह रहे हैं और विदेशी जो हथियार हैं जो सप्लाई कर सकते हैं उनसे भी सपोर्ट चाह रहे हैं। ये चीज मैंने आपको बताई। अब जरा देखिए, जब ये सारी चीजें हुई तो फाइनली सरदार पटेल ने एक हैदराबाद रियासत को, जो पीछे समझौता हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था ये वाला, ये जो समझौता हुआ था, इसको तोड़ा है आपने, इस बात का उन्होंने ज्ञापन दिया। आप लड़ाई आरोपित करना चाह रहे हैं, युद्ध आरोपित करना चाह रहे हैं, अंतिम बार मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये चीज ना करें और भारत के साथ विलय आपके ज्यादा हित में रहेगा, साथ ही साथ भारत के हित में भी यही रहेगा। ये इस तरीके का ज्ञापन जो है वो नवाब के नाम लिख करके भेजा गया, लेकिन नवाब ने बिल्कुल भी इस ज्ञापन के ऊपर तवज्जो नहीं रखी और इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसे ध्यान नहीं दिया, इसे नहीं माना। तो जो फाइनल वार्निंग देनी थी सरदार पटेल को, उस फाइनल वार्निंग देने पर भी जब पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस नहीं आए तो सरदार पटेल ने दंडात्मक कार्रवाई की ओर कदम अपना बढ़ा दिया। और इसी दंडात्मक कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 दिन तक 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 तक तकरीबन 108 से 109 घंटे की युद्धक कार्यवाही जिसमें करी गई। जनरल करियप्पा उस समय जम्मू कश्मीर में थे, आनंद फानंद में उनको वहां से बुलाया गया था। उनसे पूछा गया कि क्या हम बगैर किसी बाहरी सहायता के अपने दम पर हैदराबाद पर अटैक करने के लिए सक्षम हैं, क्या हम पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं? तो उन्होंने 2 टूक में आंसर दिया, हां। और उस हां का ये रिफ्लेक्शन हुआ कि यहां पर आगे चल करके भारतीय सेना जो है वो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद की सीमा के अंदर प्रवेश कर गई। क्योंकि इधर से सारी चीजें ब्रेक हुई थी, तो पिछले समझौता था जिसमें सैनिक डिप्लॉय को मना किया गया था, वो डिप्लॉयमेंट भी भारत ने ब्रेक किया, क्योंकि पहले कार्रवाई हैदराबाद की तरफ से की गई। तो इस दौरान तकरीबन 108 से 109 घंटे के भीतर हैदराबाद सरेंडर होने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि इस दौरान तक अगर हम देखें तो हैदराबाद जो कि पाकिस्तान से सहायता मांगना चाहता था, उस पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया था डायरेक्ट सहायता देने से। मोटिवेशन तो मिल रहा था, लेकिन युद्ध में प्रत्यक्ष सहायता देना यह पाकिस्तान के वश की बात नहीं हो रही थी। हालांकि पाकिस्तान ने इस दौरान यह भी प्रयास किया कि वो भारत में दिल्ली पर बम वर्षक विमानों से बम गिराएं, लेकिन वहां के सैन्य प्रमुख ने सलाह दी कि एक उचित कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास केवल गिने चुने ही बम वर्षक हैं, उसमें से 1-2 ही कार्य करते हैं, और अगर वहां गए तो वहां से वो वापस नहीं आएंगे। भारत में अभी फिलहाल इतनी सक्षमता शेष है। तो फाइनली इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने एंड टाइम पे यहां पर कोई साथ नहीं दिया। परिणामतः हैदराबाद के निजाम को 17 सितंबर को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो दैट
was the day, that was an important day, जिस दिन ये सरेंडर हुए हैं। अब ये सरेंडर आप किस रूप में देखते हैं जब हमने इतनी लंबी आपको कहानी सुनाई है? अब इसी चीज को लेकर के ही वर्तमान सिचुएशन ये है कि केंद्र सरकार इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाना चाहती है और जो वहां की सरकार है वो उसे इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाना चाहती है। और जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है AIMIM, वह भी इस बात में अब समर्थित है कि हम इसे एक लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी हम आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ाएंगे। ये आप उस न्यूज़पेपर को जरा एक बार देख लीजिए जो कि 18 सितंबर का है, जिसमें हैदराबाद के बारे में लिखा हुआ है कि हैदराबाद सरेंडर्ड, हैदराबाद सरेंडर एक्सेप्टेड। ये आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत छोटी सी यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 18 तारीख की, ठीक है। और बस जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। और साथ ही साथ ये बाद में फिर नवाब ने उनके सामने आपस में एक दूसरे से डिस्कशन भी किया। कासिम रिजवी जो MIM के प्रमुख हुआ करते थे, जिन्होंने रजाकारों के माध्यम से आतंक और लूट का पर्याय साबित कर दिया था हैदराबाद रियासत को, उनको कैद कर लिया गया। 1948 से 1957 के बीच उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्होंने पाकिस्तान की शरण ले ली और पाकिस्तान चले गए। अब इसी के बारे में, इसी चीज को आधार बनाते हुए विपक्षी दल जो हैं वो प्रेजेंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी है AIMIM, उसको भी टारगेटेड करते हैं कि हैदराबाद में जो हत्याकांड हुए या जो लूटपाट हुई या जो दंगे उस समय हुए बिफोर द मर्जिंग, उसके लिए इन्हीं की पूर्व पार्टी थी जो जिम्मेदार थी। हालांकि उसका नाम MIM से बदल करके, क्योंकि उस पार्टी को फिर बंद कर दिया गया, फिर एक नए नाम के साथ AIMIM के साथ में उसको चलाया जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम में असदुद्दीन अवैसी जी जो हैं वो उसके अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने भी इस चीज को हालांकि अब स्वीकार कर लिया कि ठीक है, वो एक सामंती सरकार थी। अब उनका देखिए यही कहना है, उनका यही कहना है कि हैदराबाद के लिए जो 17 सितंबर की जो डेट है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है तो वो ये एक्सेप्ट करते हुए कई बार, मतलब उन्होंने बोला भी है, पिछले साल भी इस चीज को उन्होंने दबे सुर में माना भी था। उसके वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब में पड़े हुए हैं कई जगहों पर। तो आप बोलते हैं कि जो सामंती सरकार थी, जो जिसको हम बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, या हम इसको बोल सकते हैं तानाशाही जो है, तानाशाही जो सरकार है, वो उसका अंत यहां पर हुआ है निस्संदेह। और ये जो सरकार जो हैदराबाद में थी वह सामंती और तानाशाही सरकार से प्रजातांत्रिक सरकार में कन्वर्ट हुई है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो सरकार है उसमें मर्ज हुई है, उसमें आके वो मिल जाती है, एक भारत में आकर के समर्पित हो जाती है। तो हम इसको एज अ इंटीग्रेशन मानेंगे, ना कि निजाम की मुक्ति के रूप में इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया जो है वो भारत का हिस्सा है। ऐसा इनका मानना है, ठीक है, AIMIM। और जो प्रेजेंट टाइम में जो रूलिंग पार्टी है तेलंगाना की, उनका भी ये मानना है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से मानना है कि हमें जो 17 तारीख है वह एक मुक्ति दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिसमें हमें तेलंगाना सरकार का समर्थन भी चाहिए। तो अभी फिर उन्होंने घोषणा करी है अमित शाह जी ने कि हम हैदराबाद जाएंगे, सिकंदराबाद जाएंगे और वहां पर एक पिछले साल की तरह एक आयोजन हम करेंगे और उसमें हम वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका मतलब उनका चाहेंगे कि वो भी वहां पर आएं और इस डे को सेलिब्रेट किया जाए। तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। आपका क्या मत है इस पर? इस दिवस को किस रूप में बनाया जाना चाहिए? आपने अभी तक क्या सीखा, क्या समझा? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 17 सितंबर जो है वो इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाना चाहिए या फिर लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। जाने से पहले मैं आप लोगों को इस पर आधारित कुछ प्रश्न दे जाता हूं, जैसे
एक पहला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? आपको इस प्रश्न का आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना चाहिए। 1946-47 के दौरान हैदराबाद के निजाम कौन थे? ये 4 विकल्प हैं, इस विकल्प के आधार पर दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, हैदराबाद मुक्ति दिवस या फिर अब अगर हम तेलंगाना सरकार की तरफ से देखें तो तेलंगाना इंटीग्रेशन डे जो है, ठीक है, इंडियन इंटीग्रेशन डे जो है वो मनाना चाहता है, तो वो कौन से दिन को मनाना चाहता है? इसका भी आंसर आप हमें दीजिएगा। इसका सही उत्तर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। ये हमारा टेलीग्राम है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की असिस्टेंस की अगर आपको जरूरत है या फिर कोई गाइडेंस की जरूरत है रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट। जाने से पहले एक बार मैं फिर आपको रिकॉल और रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि आज 11 तारीख है और 11 तारीख से एक बैच सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी, आज भी देर नहीं हुई है। निस्संदेह आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि ये बैच इंग्लिश और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, पर भाषा का चयन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बाद में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे अगले किसी सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।